अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कल का लाइव कर नहीं सका था। इसकी वजह ये थी कि कल भारत से कुछ हमारे अजीज दोस्त आए थे, जो कि मेरे मेरे आपकी तरह मुझे फॉलो करते थे और वो मुझसे मिलना चाहते थे। तो उन्होंने सेंट्रल लंदन में लंच पे हमारी दावत रखी थी एक रेस्टोरेंट में, तो वहां जाना पड़ गया। तो इसलिए मैंने फिर कल नहीं कर सका। कल बहुत लेट वापसी हुई। वहां पे जाहिर है सबसे मुलाकात हुई। बहुत प्यारे लोग अपने भारत में साउथ इंडियन थे और काफी अच्छी उनसे बातचीत रही। कुछ हमें जानकारी मिली साउथ के हवाले से चीजों की। जनरली वहां से मुझे जो जानकारी मिली है वो ये थी कि साउथ इंडिया के हवाले से खास तौर पे उन्होंने बताया। हालांकि उनका ताल्लुक बेसिकली उत्तराखंड से था, लेकिन वो साउथ इंडिया में प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं अपने। तो उन्होंने यही बताया कि साउथ इंडिया में काफी मुश्किलात हैं भी, और जितना दिखाया जाता है इतना नहीं भी है। कि ये जो सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं को बिल्कुल ही वो किया जाता है या मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, कहता है वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। और दोनों ही मिलजुल के चीजें चल रही हैं। इक्का दुक्का वाकयात हर जगह होते हैं और वो नॉर्मल किसी भी सोसाइटी में नॉर्मल है कि ऐसी चीजें होती हैं। और हमारा साउथ इंडिया एक वंडरफुल चीजें हैं। ठीक है, वहां पे बीजेपी का कम वोटर है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि इसका मतलब वहां पे सिक्युलर ज्यादा हैं। तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा बिल्कुल सिक्युलर तो हैं, और हम तो भाई सिक्युलर नहीं है, हम तो प्योर अपने हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए भी हैं, और हम मोदी जी की बीजेपी की पॉलिसीज को सपोर्ट भी करते हैं। और वहां पे ज्यादातर लोग आंखें बंद करके चल रहे हैं कि नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन आप जो बातें बताते हैं उसके हिसाब से बात आपकी भी सही है कि सब अच्छा दिखता है, लेकिन जो स्लो पॉइजन सोसाइटी में चलाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। देखें अजीज दोस्तों, ये जो आजकल हम देख रहे हैं ना, ये लव जिहाद, ये लव जिहाद तो एक किस्म का जिहाद है ना, जो कि हमें नजर आता है कि यंग हिंदू लड़कियों को टारगेट करके झूठ बोल के किसी तरह करके फंसाया जाता है। फिर उनके साथ क्या होता है, या उनके साथ शादी हो के वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर उनको एक गुलाम बना के बिल्कुल रखा जाता है। जैसे अभी कोई एक्ट्रेस थी दीपिका कक्कड़, जो कि बिग बॉस वगैरह जीती थी। अब देखें ना किस तरह उसको बुर्के में बंद करके वो कर गया। तो ये मुसलमान, मेजोरिटी मुसलमान आदमियों की एक मेंटेलिटी तो है। हमारे पाकिस्तान में एक शो चलता है, मॉर्निंग शो, निदा यासिर का शो। अब ये निदा यासिर है ना, उसका आईक्यू जीरो है। उसके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। उसके इतने मीम बनते हैं, वो ऐसी ऐसी बेवकूफी की बातें कर जाती है कि लोग हंसते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान का टॉप का मॉर्निंग शो है, और आज से नहीं है, 15 साल से। और प्रोड्यूसर उसका शौहर है। उसका शौहर यासिर नवाज जो है ना, उसका बाप फरीद नवाज बलोच एक अच्छा टीवी एक्टर था। तो बाप के बल पे ये यासिर और इसका भाई दोनों टीवी पे आए सही, लेकिन चले नहीं, क्योंकि ना शक्ल ना अकल ना एक्टिंग। तो अब उसने एक लड़की एक्ट्रेस थी, टीवी एक्ट्रेस निदा, उससे शादी कर ली। और शादी करके वो मॉर्निंग शो इसका लॉन्च किया और खुद प्रोड्यूसर बन गया। और अब 15 साल से वो डिजाइनर कपड़े पहन के, मेकअप करके, वो करके सेलिब्रिटीज को लाती है मॉर्निंग शो में। परसों इन दोनों मियाँ बीवी का इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में उस यासिर से पूछा कि आपकी अपनी बीवी के हवाले से क्या ख्वाहिशात हैं। तो उसने कहा मेरी बीवी के हवाले से मेरी ख्वाहिशात हैं कि वो बुर्का पहने, पूरा बुर्का सर से पांव तक का। 15 साल से अपनी बीवी को मेकअप करवा के, डिजाइनर कपड़े पहना के टीवी पे बेच रहा है, और अब इसको बुर्का पहनाना है। ये हमारे मुसलमान आदमियों की जो है ना, वो आपको मैं बताऊं मेजोरिटी की सोच है। मैं तो उस माशरे का हिस्सा हूं। मैं मुस्लिम माशरे का भी हिस्सा हूं और उस पाकिस्तान का भी उसका हिस्सा हूं। मैं कराची को ट्रांसफॉर्म होते हुए पिछले 40-50 साल से अपनी आंखों से देख रहा हूं।
भाई हमारे खानदान में बहुत बड़ा खानदान है। मेरी माँ 7 बहनें हैं, 4 मामू हैं। और अगर आप फिर एक्सटेंड में जाएं तो मेरी नानी है, वो भी 7 बहनें हैं। तो जाहिर है हमारे यहाँ क्लोज फैमिली सिस्टम इंडिया की तरह ही है, हम भी इंडिया का हिस्सा थे। तो वो 7 बहनें नानी और उनके बच्चे, फिर तो वो कजन्स तो हजारों का कहलें। उसमें मुझे याद नहीं पड़ता कि सिवाय मेरी माँ के कोई बुर्का पहनता था। और मेरी माँ ने भी, मेरे बाप ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था तो 5-6 साल बुर्का पहना था सऊदी अरब में। फिर पाकिस्तान आके फिर मेरी माँ ने बुर्का और हिजाब, बिल्कुल गले में दुपट्टा लेके बाहर जाती थी, कोई वो नहीं था। ऐसे मैंने कोई बुर्के नहीं देखे, अपने कजन्स में से किसी को नहीं देखा, अपनी बहनों में से किसी को नहीं देखा। अब मेरी सगी छोटी बहन है जो, वो बुर्का तो नहीं पहनती लेकिन अबाया पहनती है और पूरा हिजाब करती है, मुंह खुला होता है लेकिन हिजाब करती है। मेरी कजन्स में से कितनी बुर्का पहनती हैं। मैं आज से 15 साल पहले आखिरी बार कराची गया था, 13 साल पहले। तो मेरे 3-4 कजन्स हैं जो मुझसे पर्दा कर रही थी, जिनके साथ बचपन में खेले हैं, जवानी में भी, उनकी शादियों में भी, मेरी शादी में भी वो आए थे। तब तक तो कोई मसला नहीं था। अब मुझसे भी पर्दा, कि तुम नामहरम हो, तुमसे पर्दा लाजमी है। तो मैंने उस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म होते देखा है। मर्द है, उसने औरत के ऊपर इम्पोज किया हुआ ये सब चीजें, और अपने ऊपर दाढ़ी, टोपी, ऊंची शलवार और जालिम। जब आप शरीयत के उसमें आ जाते हैं, आप जालिम बन जाते हैं। आप इंसान को इंसान नहीं समझते। इंसान को नापने का आपका अपना एक बैरोमीटर है, कि उसकी दाढ़ी है, टोपी है, शरीयत से चलता है, वो बेस्ट इंसान है। लेकिन शरीयत की आड़ में जो अपने लिए शरीयत के हिसाब से भी हराम माल कमाना नाजायज है। मेजोरिटी ऑफ देम हराम माल कमाते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम। आपको लॉ ऑफ लैंड फॉलो करना लाजमी है शरीयत के हिसाब से। इवन आप नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो पहली हिजरत करवाई थी वो हबशा की थी। और वहां भेजते वक्त उनको हिदायत की थी कि वहां के कानून की पासदारी करना। ये शरीयत में है, लेकिन ये किसी कानून को अपने ऊपर लागू नहीं करते। शरीयत के नाम पे हर कानून फलांग जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो है ना, जो बेसिस बताई है हरामकारी की, वो है हराम माल। कि आपका हराम माल कमाना आपके लिए सबसे बुरी चीज बताई गई है। हर आदमी हराम माल कमाया हुआ है। मतलब आप ये देखें कि मेरे एक कजन हैं, वो इतनी लंबी दाढ़ी, इधर इतना बड़ा टिक्का नमाज का, टोपी, घुटने से ऊपर, टखने से ऊपर शलवार। क्या करते हैं? बिल्डिंगें बनाते हैं। बिलियनर। बेटियां इनकी लंदन में आके पढ़ती हैं, मेरे अपने कजन की, मुझसे नहीं ताल्लुक उनका, मुझे किसी के जरिए पता चला कि इनकी बेटियां, मेरे भाई भाई हुआ ना मेरा कजन, बेटियां इधर लंदन में पढ़ती हैं। लेकिन लंदन में भी हिजाब वगैरह सब बेटियों ने रखा हुआ है। काम क्या करते हैं? ये बिल्डिंगें बनाते हैं। बिल्डिंगें बनाने में नाजायज नक्शे पास करवाते हैं। ज्यादा रेती, कम सीमेंट, कम सरिया, ये सब नाजायज है। झूठ बोल के आप वो अपार्टमेंट बेचते हैं। जो अपार्टमेंट आपको 50 लाख रुपए का पड़ता है आप बनाने के बाद, वो आप 1.5 से 2 करोड़ रुपए में बेचते हैं। आपने सरकारी जो, जहां से नक्शे पास कराने होते हैं ये सारे, उनको रिश्वत दे के खरीदा हुआ है। कितने हराम काम हुए। लेकिन हर साल हज कर लिए हर साल रमजान में उम्र करने जाते हैं, हर 2-3 साल बाद हज के लिए चले जाते हैं। माशरे में इनकी बड़ी इज्जत। और ऐसे मेरे कई रिश्तेदार हैं, कई दोस्त हैं जो माशरे में हर गलत काम करते हैं। रिश्वत तो मतलब नॉर्म ऑफ लाइफ बना दिया है। भारत में भी रिश्वत बहुत चलती है। लो लेवल की बात हो रही है। कहीं आपने ट्रैफिक में फंस गए, आपने 50 का पत्ता दे दिया, 100 का पत्ता, आजकल का पता नहीं रेट क्या है। इसी तरह पाकिस्तान एक मिसाल है कि मैं एक बार पाकिस्तान गया था शादी से पहले। तो मैं कराची पहुंचा तो मेरे कजन ने मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दी, बोला तुम जब तक हो मेरी गाड़ी, मेरे पास 2-3 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी तुमको दे देता हूँ। अब मैं वो गाड़ी लेके एक दिन रात को कहीं जा रहा था तो पुलिस ने रोक लिया। उसने कहा मुझे लाइसेंस
तो मेरे पास बेल्जियम का लाइसेंस था, मैंने बेल्जियम का लाइसेंस दिखाया, बोला नहीं पाकिस्तानी। मैं को वो तो उधर ही पड़ा है बेल्जियम में, मैं तो यहाँ छुट्टियों पे आया हूँ। गाड़ी के कागजात, गाड़ी के कागजात तो नहीं है, गाड़ी जब्त करेंगे। मैंने बहुत समझाया, नहीं माना, मैंने गाड़ी दे दी। अपने कजन को मैंने फोन किया, तो उसने कहा, "बे पागल, गाड़ी क्यों दे दी, 500,000 रुपया दे देता।" मैंने कहा, मुझे तो, मैं तो इतने अरसे बात किया था, क्योंकि एमकेएम के ऑपरेशन की वजह से मैं मूवमेंट चलाता था यूएन में, तो मैं पाकिस्तान जाता नहीं था। एमकेएम की सरकार आई थी तो कई साल बाद गया था, तो भूल भाल गया था। बोला, वो गाड़ी छुड़ाने के लिए मुझे उससे ज्यादा पुलिस वालों को देना पड़ेगा, कोर्ट में देना पड़ेगा, इतने लंबे खर्चे भी होंगे और 2 दिन ख्वारी भी होगी। तो रिश्वत तो वहां पे आम है। इसी तरह शायद नीचे लेवल पे भारत में भी आम है। आपको सरकारी कोई काम है, आपको सरकारी ऑफिस में जाना है, आपकी फाइल पे जितने लोगों ने साइन करना है उन सबको आपने हिसाब किताब देना है। ज्यादातर ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो उसमें क्या होता है कि एक बंदे के हवाले ये काम होता है कि आप सबसे एक आदमी, मतलब मेरा काम है, मैं गया उधर, तो वो चपड़ासी या कोई भी है, वो मुझसे पूर सबका एक कलेक्शन ले लेगा कि हाँ भाई सबका इतना होगा। वो फिर फाइल लेके सबसे साइन करा के आ जाता है। तो ये हराम नहीं? अल राशि वल मुर्तशी कलाहुमा मिनन्नार, ये हदीस है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो हमारा पाकिस्तान का तो सोसाइटी ही बिगड़ी हुई, और मैंने उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। और हमारे यहाँ हर चीज को रिलीजियस उसमें रंग दिया जाता है। तो अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन है। तो मेरी कल अच्छी उनसे बातचीत हुई, और उन लोगों से मैंने जितना उनको तबलीग कर सकता था किया। और पहला उन्होंने जो रिएक्शन दिया ना, मुझे देखते ही सबसे, जब यूं मैंने किया, तो आपने ये कलावा बांधा हुआ है। तो मैंने कहा, हाँ, ये मेरे पुरखों के मंदिर सोमनाथ का है ये, और ये स्वामी नारायण मंदिर है। ये स्वामी नारायण मंदिर यूके का है, ये स्वामी नारायण मंदिर गुजरात का है, उधर गांधीनगर का। और ये राखी है। तो बोले, इतना तो कोई हिंदू नहीं करता। तो मैंने कहा, यार मैं मोस्टली ये कल्चरली करता हूँ, और मेरी अपनी एक अटैचमेंट है। मैं सोमनाथ जाने के लिए इसलिए तरस रहा था कि मुझे पता है कि हजारों साल तक मेरे पुरखों ने वहां माथा टेका है। तो मेरा वहां जाने की ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि मेरे पुरखों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर हजारों साल उन्होंने काम किया है तो गलत काम तो नहीं हो सकता वो, तो मैं भी वो करूं। तो मैंने कहा, मेरा ज्यादातर अटैचमेंट इमोशनल है। और जहां तक रिलीजियस की बात है, तो मैंने कहा कि देखें, एक बात तो मैंने काफी अरसे से देखी है, और आज भी कोरोना ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, कि आज के जमाने में दुनिया में कोई भी समस्या आएगी ना, तो आसमान से कोई भी भगवान नीचे आके वो सोल्व नहीं करेगा, इंसानों को ही करनी है। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, आपके अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो चर्च जा सकते हैं। लेकिन आप जो भी काम करें वो लॉ ऑफ लैंड के अंदर रह के करें, और दूसरे को तकलीफ ना दें, किसी और के सर पे कोई चीज ना थोपें। अब हमारे यहाँ ये जो लव जिहाद वगैरह का मामला है भारत में, उसकी असल जो बेसिस है ना, जो इसके पीछे जो थिंकिंग है, वो वही है जो महमूद गजनवी की थी, इन्वेजन। लेकिन आज के जमाने में दो कारण है कि मुसलमान फौजें आके हिंदुस्तान पे इन्वेजन नहीं कर सकती। एक कारण तो यह है कि आजकल कोई मुसलमान देश इतना स्ट्रांग है नहीं कि वो हिंदुस्तान पे आके हमला कर सके। इवन पूरे सारे मुसलमान मिलके नहीं आ सकते, इतनी इनकी ताकत नहीं है। नंबर टू ये कि पहले महमूद गजनवी जब आया, मोहम्मद बिन कासिम जब आया, मुगल जब आए, तो हिंदुस्तान में सैकड़ों, कई सौ छोटे छोटे राज्य होते थे, और एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं थे। तो आसान था, आपने दो राज्यों पे अटैक करके हमला कर लिया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते उन राज्यों की भी फोर्स मिला मिला के, उसमें किसी राज्य की दूसरे स्टेट के साथ झगड़ा था तो वो आपका साथ देता था। इस तरह आसान था इन्वेजन करना। आज का भारत यूनाइटेड है, आज एक भारत है। तो आज वो इन्वेजन नहीं हो सकता, तो इन्वेजन का तरीका बदला है। वो है लव जिहाद, लैंड जिहाद, तबलीग,
ये सब चीजें हैं, और ये बड़ा कामयाबी से चला रहे हैं। अब आजकल जो वो जामई एक मुसलमान का बड़ा वायरल है वीडियो, कि 25 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान, 25 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान, 25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान, ये सब आके इधर हम हिंदुस्तान में मुस्लिम राज बनाएंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर ये संघियों को मैं देखता हूँ, फिर ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो भाई साहब, वो पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान तो आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं कहते, वो तो डिवाइडेड है। वो तो शिया हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, वो तो एक दूसरे को ही मुसलमान नहीं मानते। और 25 करोड़ भी नहीं है, 22 करोड़ समथिंग है। उनसे कम है बांग्लादेश में, 21 करोड़ है शायद। और हिंदुस्तान हिंदुस्तान में भी 20 करोड़ है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये यूनाइट होंगे ना, तो फिर हिंदू भी यूनाइटेड हो रहा है, स्लोली हो रहा है, कम हो रहा है, हो रहा है। तो आज एक तो ये है, दूसरा लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद और ये सब करके तबलीग बहुत ज्यादा हो रही है। कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म इस्लाम है। तो इस्लाम के लिए हर साल लाख, 2 लाख, 3 लाख आदमी तबलीग करने जाते हैं, जापान से लेकर अमेरिका तक, हर जगह तबलीग करने जाते हैं। वहां पे फ्रस्ट्रेटेड लोग जो होते हैं, जो जिंदगी के थके हुए होते हैं, मायूस बैठे होते हैं, उनको अल्लाह के नाम पे उम्मीद की किरण दिखाई जाती है, जन्नत की हूरों का नक्शा खींचा जाता है, जन्नत का नक्शा खींचा जाता है, उनको घेर घार के मुसलमान किया जाता है। इस लेवल का अगर तबलीग हिंदू करना शुरू कर देगा ना, तो मैं कहता हूं कि आधी दुनिया तो बहुत जल्द हिंदू हो जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म में इतनी अट्रैक्शन है। वहां कोई जन्नत जहन्नम का नक्शा नहीं दिया जाता, वहां पे इस दुनिया को बेहतर बनाने का नक्शा दिया जाता है। को एग्जिस्टेंस, हर आदमी की इज्जत करने का सिखाया जाता है, जो कि इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम की तबलीग ज्यादातर झूठ पे होती है। हिंदू अगर तबलीग करने चला जाए, लेकिन हिंदुओं के यहाँ तबलीग होती नहीं है। हिंदुओं का कोई तबलीगी मिशन जाता नहीं है कहीं तबलीग करने, लोगों को मुसलमान करने। मुसलमानों की टीमें जाती हैं, और इनका अपना कैरेक्टर, पर्सनल कैरेक्टर इतना घटिया होता है कि आप सोच नहीं सकते। अब जैसे मुझे याद है कि मेरा 7वां हज था ना, तो मैं हज करने गया था, तो मेरी खाला आई थी मेरे उधर कराची से हज करने, तो मैंने उनके साथ ही हज किया था। तो मेरी खाला की अपनी नंद भी अपनी बेटी के साथ आई थी। तो क्योंकि मेरे खालू साथ थे ना, तो नंद का भाई था वो, तो वो महरम का मसला होता है ना कि आप बगैर महरम के हज करने नहीं जा सकते, तो वो अपने भाई उनका महरम था, तो इसलिए वो भी आई थी। तो मैंने पूछा, उधर बातें होती थी ज़ाहिर है पूरे हज के दौरान, तो मैंने कहा कि इनका शौहर, बोला वो बेवा है। तो मैंने कहा कि बेटी के साथ आई है, बेटा नहीं है? बोला अय्यूब है ना इसका बेटा। तो मैंने कहा वो नहीं आया। बोला वो पिछले 11 महीने से तबलीग करने अमेरिका गया हुआ है, 1 साल के ट्रिप पे, तो अब किसी वक्त भी वापस आएगा। तो मैंने कहा कि तबलीग करने अमेरिका गया है, घर बार पीछे? बोला घर बार नहीं, इसके यहाँ तो बैठा हुआ है, वही 6 महीने 7 महीने पहले, उसको पता भी नहीं है। मैं कहा शादीशुदा है, बीवी छोड़ के, प्रेग्नेंट बीवी छोड़ के चला गया, सब कुछ। बोला हाँ। अच्छा, हज के दौरान मीना के मैदान में हम बैठे थे, तो अचानक हमारे टेंट में एक दाढ़ी वाला, ऊंची शलवार वाला आया। एहराम उतर चुके थे, ईद का दिन होता है ना, उस दिन एहराम उतर जाते हैं। इसके बाद 3 दिन आपने उधर मीना के मैदान में रहना होता है। तो शलवार ऊंची पहन के आया, तो नंद जो है ना, वो उठ के, अरे मेरा बेटा आ गया। तो बातचीत हुई, तो पता चला ये अयूब है, इसका बेटा। तो बूढ़ी इसकी माँ थी, नंद इसकी, मेरी खाला की नंद। तो अब मैं तो, आपको पता है, शुरू से ही इसी बोल मुंह पे बोलता हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरी बूढ़ी माँ अकेली हज करने आई है, तबलीग से ज्यादा ये जरूरी नहीं था? और तेरे को क्या पता? तबलीग इस्लाम की सबसे जरूरी चीज है। तबलीग की राह, तबलीग इस जिहाद, और जिहाद की राह में आपको अपने खानदान कुर्बान करने पड़ते हैं। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, हाँ अल्लाह का शुक्र है, चल माँ मैं जाता हूँ। मैं समझा भी इसकी माँ के साथ रुकेगा, अभी तो यहाँ हज के बाद मदीना में 1 हफ्ता रुकना है, मक्का में इतना है, अभी तो 15-20 दिन का पूरा प्रोसेस बाकी है। मेरी टीम वहां पे, मेरी जमात वहां पे वेट कर रही है, मैं जा रहा हूँ।
मैं अल्लाह की राह में हूँ इस वक़्त, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। ये तबलीगियों का कैरेक्टर है। मेरा अपना सगा भाई तबलीग के लिए जाता था। मेरी माँ हॉस्पिटलाइज़ हुई, मैं फ्रांस में रहता था। एक दिन मैंने फ़ोन किया तो पता चला, अब्बा ने कहा कि वो तो हॉस्पिटल में है। तो मेरा एक ही भाई था, तो मैंने कहा कि इब्राहिम है उधर? तो बोला नहीं, वो तो तबलीग करने गया है, कश्मीर गया है, पीओके, 40 दिन की तबलीग पे गया है। मैंने कहा उसके यहाँ तो अभी बेटा पैदा हुआ है। बोला हाँ, बीवी बच्चा अपनी सास के घर पे छोड़ गया है, तो तुम्हारी माँ की तबीयत तो उसी वक्त बहुत खराब थी तो चला गया, पिछले हफ्ते ही गया है। ये तबलीगी हैं। तो तबलीग इस्लाम का जिहाद है इनकी नज़र में, और इसके ज़रिए ये हिंदुस्तान को मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुओं की समझ में बात नहीं आ रही। आप तबलीग ना करें हिंदू लोग, कम से कम अपने हिंदू बच्चों को तो हिंदू बना के रखें। आपको शर्म आती है उनको गीता की पाठ पढ़ाते हुए कि यार ये बैकवर्ड कहलाएंगे। ओहो, इनको संस्कृत नहीं सिखा सकते हम, इंग्लिश आती है इनको, फ्रेंच सिखा देते हैं, जर्मन सिखा देते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं, बैकवर्ड हो जाएंगे। नहीं यार, हम इनको गीता का क्या पाठ पढ़ाएं, ये है। अजीज दोस्तों, टॉपिक काफी लंबा हो गया और अभी पाकिस्तान, इंडिया, यूक्रेन ये सब रह गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम डायरेक्ट सवाल की तरफ आते हैं, तो उसी में ये ज्यादातर चीजें आपको जो पूछनी है आप पूछ सकते हैं। आनंद ए आई जी, just one question. Pakistan are in good numbers. Pakistanis are in good numbers in UK. Few are good, but many are rowdy and violent. How do you manage to keep yourself safe? आसान हल है, दूर रहो। मेरा किसी पाकिस्तानी से कोई कांटेक्ट नहीं। मुझे एक ने कांटेक्ट किया फेसबुक के जरिए, अरे आप तो बहुत अजीम काम कर रहे हैं, आप तो हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक रिवोल्यूशनरी लीडर हैं, आपसे मिलना चाहता हूं, आप बताएं किस इलाके में रहते हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा भाई, मैं, मुझे यहाँ की पुलिस ने मना किया हुआ है कि पाकिस्तानियों से नहीं मिलो। आप यकीन माने, मेरा एक दोस्त बेल्जियम से आया था, पाकिस्तानी, और मेरा वो अजाइलम के जमाने से लेके 20 साल तक दोस्त रहा, मैं बेल्जियम में जब तक रहा, बहुत अच्छा दोस्त था। वो फोन आया, आरफ मैं आया हूँ लंदन, किधर मिलता है? मैंने कहा मैं नहीं मिलता भाई, मैंने पाकिस्तानियों से मिलना छोड़ दिया है, दूर रहो। आपके सवाल का आसान हल है, दूर रहो। मैं 8 साल शुरू के लंदन में जिस इलाके में रहा, वो पाकिस्तानियों का ज्यादा मेजोरिटी थी, ईस्ट लंदन में। मैं वहां से निकलने की कोशिश में था। मेरे कुछ इंडियन दोस्तों ने मुझे ये वेस्ट लंदन में घर दिला दिया है। पूरा इंडियन इलाका है। यहाँ जो फॉरेनर है ना, उसमें 80-90% इंडियन है। तो मैं इसीलिए इंडियन इलाके में आके रहा हूँ। मेरी शॉपिंग इंडियन दुकानों से होती है। मैं पाकिस्तानियों से बहुत दूर रहता हूँ, और मेरी मूवमेंट भी मैं कम ही रखता हूँ, बहुत जरूरी काम होता है तो मैं निकलता हूँ। तो पाकिस्तानियों से मैं दूर रहता हूँ भाई, यही आसान हल है। कल्याण भाई नमस्कार। आरिफ सर, एंटी जज मूवमेंट इन पाकिस्तान विल सक्सीड, इमरान ओनली वेटिंग फॉर हिज लास्ट अटेम्प्ट टू रिस्टोरेशन हिज पॉलिटिकल फ्यूचर इन पाकिस्तान। जी, आज की वीडियो में भी मैंने उसमें बताया है, और खास तौर पे एक वकील है अताउल्ला कुर्द, एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी का वकील है, और अताउल्ला कुर्द, इन दोनों ने मुशर्रफ के खिलाफ वकीलों की मूवमेंट चलाई थी। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। ये बहुत ही ज्यादा शोर मचा के तकरीरें करता है, यूं हंगामा मचा के। आज मैंने इसकी छोटी सी वीडियो डाली है। इसकी एक और 5 मिनट की वीडियो चल रही है आजकल, वायरल है, जिसमें वो कह रहा है कि 30 जर्नल 22 करोड़ आवाम के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, ये वो। तो बिल्कुल इमरान खान ने इस वक्त वकीलों को बिल्कुल वो किया हुआ है, और ये इसका आखिरी हल है। लेकिन मसला ये है कि वो मिसाल लेते हैं कि मुशर्रफ को वकीलों की मूवमेंट ले डूबी। तो फर्क ये है कि मुशर्रफ के खिलाफ आईएसआई ने वो वकीलों की मूवमेंट चलाई थी। मुशर्रफ का सेकंड जो था, अशफाक कियानी, वो और आईएसआई उस वक्त मिल के मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने पूरा ये
खड़ा किया था वकीलों वाला हिसाब किताब, क्योंकि मुशर्रफ बर्डन बन गया था आर्मी के ऊपर और वो मुशर्रफ से जान छुड़ाना चाहते थे। 10 साल हो गए थे और अब शुरू में तो 9/11 हो गया था और अमेरिका को जरूरत थी। बाद में अमेरिका भी तैयार नहीं था मुशर्रफ के साथ ज्यादा चलने के लिए, तो वहां पे वकीलों की मूवमेंट आईएसआई ने चलाई थी। यहाँ पे इस वकीलों की मूवमेंट में कोई दम नहीं है। ये वकील निकलेंगे। आपने देखा पंजाब में आवाम निकली थी 9 मई को, क्या हुआ? 2 दिन में मामला साफ हो गया। 2 दिन में पूरी पंजाब की आवाम, बुजदिल आवाम तो है, ये फारिग आवाम है, बिल्कुल बुजदिल है, लालची है, खत्म। आज सुबह शहबाज शरीफ ने वो जो आर्मी बुलाई थी ना इस्लामाबाद और पंजाब में, आज उनको वापस भेज दिया। बोला आर्मी वापस जाओ, अब पंजाब कंट्रोल में आ गया। ये पंजाबी कौम है। तो ये वकील भी देखें, हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, पंजाबी आर्मी, वो इंतहाई घटिया, मतलब घटिया पने का लोएस्ट लेवल है ना, उससे भी नीचे जाकर रहते हैं। इन्होंने आसान हल ये किया कि जिसको उठाते हैं, जैसे शिरीन मजारी उठाया, पहले समझा बुझा के बात की, अंदर अंदर थोड़ी तकलीफ दी, जमीन पे पत्थर की सुला दिया, पूरी रात लैंप ऑन रखा, फुल रोशनी, सोने नहीं देना, तकलीफें दी। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानता ना, तो आखिरी हल आसान है। हाँ भाई, ये तेरी बेटी है, इसके अभी हम कपड़े उतार रहे हैं, इसका रेप करेंगे और इसकी वीडियोस वायरल करेंगे। वहां फिर जो होता है ना, सरेंडर कर देता है। तो ये वकीलों को भी, अव्वल तो इतना वकील निकलेगा नहीं, कि 9 मई का हाल देख लिया इन्होंने। वो जो मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट थी, उसमें आर्मी आपके पीछे है, तो फिर आपको कोई डर है नहीं। यहाँ पे आप किसके खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ निकलोगे? अभी इसने 2 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी स्ट्रेंथ शो कर दी कि आर्मी पूरी यूनाइटेड है। किसके खिलाफ निकलोगे? पीटीआई में अब खुद कोई लीडर बचा नहीं है। एक दो जो हैं वो जेल में, एक दो हैं वो भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, बाकी सब तो निकल गए। क्या करेंगे वकील? तो इमरान खान भ्रम की दुनिया में रहने वाला आदमी है। वो आज भी अपने भ्रम में रहता है कि मैं समझता हूं कि मैं हर चीज में वो कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकेगा। अभिनाथ जी नमस्कार। नमस्ते सर। आज फिर एक हार हार गया टीम इंडिया एक और फाइनल टेस्ट क्रिकेट में। आज भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। देखें, कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि आप ये ना भूलें कि ऑस्ट्रेलिया को 2 आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई है यही टीम। दूसरा ये है कि इंग्लैंड से भी इंग्लैंड में मैचेस जीते हैं। और हार जीत अपनी जगह ठीक है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि बगैर लड़े हारे, और पहली इनिंग में जो परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा खराब थी। दूसरा आपका जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर जो है, टॉप 4, वो धमाका क्या हुआ? एनीवे, टॉप ऑर्डर है जो टॉप 4, ओपनर्स पुजारा कोहली फेल, एक 50 नहीं की। विकेट कीपर बेचारा भारत टैलेंटेड जरूर है, लेकिन अब तक वो टेस्ट में कामयाब नहीं हुआ। तो बैटिंग टोटल फेलियर। मैच शुरू हुआ, वहीं मुझे झटका लगा था कि अश्विन है ना, वो आपका मैच विनर रहा है। इस टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें अश्विन ने ली हैं। बैटिंग में भी वो हाथ दिखा जाता है। अश्विन को निकालना बहुत गलत था। जो ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में लंबी पार्टनरशिप थी, उधर आपको वो ब्रेक दे सकता था। अब आप ये देखें कि आपके इंडिया की टेस्ट टीम के लिए जो टॉप क्वालिफायर है ना, 3 जो टॉप 10 आपके मैच विनर रहे हैं पिछले 2-3 साल में, वो नहीं थे। आपका मेन बॉलर बुमराह नहीं था, वर्ल्ड क्लास बॉलर। आपका विकेट कीपर ऋषभ पंत, जिसने आपको कई मैच सिंगल हैंडेडली जीता है, वो नहीं था, और अश्विन नहीं था।
तो ये भी एक इंडिया के खिलाफ फैक्टर गया। दूसरा, इंडिया पिछले 5 महीने में टेस्ट क्रिकेट तो खेला नहीं इतना। आईपीएल आईपीएल से पहले भी ज्यादातर 20 और वनडे मैचेस रहे थे। तो प्रैक्टिस, आउट ऑफ प्रैक्टिस होता है। जाहिर है आपका एक माइंडसेट, 2 महीने लगातार आप आईपीएल खेल रहे होते हैं, ये फाइनल फौरन बाद रखना, बीच में एक टेस्ट सीरीज होती तो इंडिया के बैट्समैन और प्लेयर एडजस्ट कर जाते। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में मेरा ख्याल है एक वार्नर ही था जो, और एक ग्रीन था जो आईपीएल खेला था। बाकी 9 खिलाड़ी फ्रेश थे, वो टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे थे, रेडी थे। आपके खिलाड़ी आईपीएल खेल के सीधे इंग्लैंड में आए, एक नया सरफेस, डिफरेंट सरफेस, ओवल की पिच देख के ही मैं तो उधर समझ गया था कि यार ये तो इंडिया को हराने का पूरा बंदोबस्त है। तो कई फैक्टर्स हैं, हो जाता है। लेकिन बहरहाल फाइनल तक भी लगातार 2 फाइनल खेले हैं आपने टेस्ट चैंपियनशिप में। होपफुली नेक्स्ट चैंपियनशिप जीत जाएंगे। करण भाई नमस्कार। सर, पाकिस्तान वांट्स टू जॉइन ब्रिक्स, योर थॉट्स? ब्रिक्स को अगर दफन करना है ना, तो फिर पाकिस्तान को लाएं आप, यूरोपियन कंट्रीज को लाएं आप, अमेरिका को लाएं आप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का, जापान को लाएं आप। G7 इन्होंने इंपीरियलिस्टिक बनाया हुआ है ना, उसी में रहेंगे। और पाकिस्तान को आपको शामिल करना है, 2 अलायंस है जिसमें पाकिस्तान को शामिल करें। एक FATF की ब्लैक लिस्ट में डालें, एक यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज की लिस्ट में डालें, और कहीं पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता। और ब्रिक्स, पाकिस्तान तो छोड़ें, आपको मैंने कहा ना यूरोप को भी न डालें। ब्रिक्स एक उम्मीद है दुनिया के आम लोगों की, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया हुआ है ना। ये ब्रिक्स है ना, ये अलायंस है, और इसमें दुनिया का 40% पॉपुलेशन है, 40% से भी ज्यादा। चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा कंट्री, ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री। तो ये अलायंस अच्छा है। उसमें अब अगर आपने एडिशन करना है तो यूजफुल कंट्रीज को डालें जिनकी इंपीरियलिस्टिक डिजाइन नहीं। इसमें भी आपको ये कह सकते हैं कि चाइना का इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट है, लेकिन अगर आप उसको अलायंस में लेके चल रहे हैं ना, तो चाइना विल नॉट बी एबल टू डिक्टेट द अलायंस। जैसे नेटो अमेरिका चलाता है, अमेरिका ने फैसला कर लिया, नेटो उसके पीछे चलता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंडिया और रशिया 2 बड़ी पावर्स हैं जो चाइना को मनमानी नहीं करने देंगी। तो पाकिस्तान क्या, यहाँ पे ब्रिक्स में आप किसी को भी डालने से पहले ठोक बजा के देख ले। कार्गिक वन, नमस्ते सर, नमस्ते भाई। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने केओस के बाद पाकिस्तान में सैनिटी आने का चांस क्या है? जीरो, जीरो, बिल्कुल चांस नहीं है। पाकिस्तान की कौम उतनी बिगाड़ दी गई है। जब आप एक कौम की 4 जनरेशन्स मदरसों से गुजार के लाएंगे ना, तो इसका मतलब बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब बिगड़े हुए हैं। अब आप वहां पे सुधारे की उम्मीद छोड़ दें, पाकिस्तान के ऊपर तबाही आएगी। ऐसी कौमों के ऊपर, इवन कुरान भी कहता है कि ऐसी कौमों के ऊपर तबाहियां ही आती हैं। तो इसके ऊपर तबाही आएगी, ये टूटेगा और फिर सुधारे की तरफ जाएगा। ध्रुव ज्योति रॉय, सर, पाकिस्तान के मौलवी टीवी चैनल में रो रहे थे कि 4 लाख लोग पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। पाकिस्तान में हाँ, एक्स मुस्लिम की तादाद बढ़ रही है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान की तादाद इससे ज्यादा बढ़ रही है। और जो एक्स मुस्लिम ज्यादातर तो वो हैं जो बेचारे अभी खुल के सामने आ नहीं सकते। जो बाहर निकलता है वो फिर
अपना ऐलान करता है, वो भी बाहर वाले भी बहुत कम डर के मारे नहीं करते। लेकिन एक्स मुस्लिम की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है, दुनिया में बढ़ रही है। मुसलमान बहुत तेजी से एथेइस्ट हो रहा है। अरब कंट्रीज में अलार्मिंग है, अलार्मिंग। नॉर्थ अफ्रीका के जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस वगैरह है, वहाँ पे बहुत तेजी से एथेइज्म बढ़ रहा है। अभी ईरान के बारे में एक रिपोर्ट वायरल है कि पता नहीं कितने 35,000 मस्जिदें बंद करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे नमाजी नहीं आ रहे। तो बिल्कुल ये एक फैक्टर है, और इस फैक्टर की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। जो लिबरल फोर्सेस हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप कि सब मुसलमान इस्लाम छोड़ दें। हम कहते हैं कि पहले इंसान बने, फिर जो भी बनना है बने, मुसलमान बने, हिंदू बने, क्रिश्चियन बने, पहले इंसान बने। और एक आदमी को मुसलमान बनाने में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसको फिर वापस इंसान बनाने में बहुत मुश्किल होता है भाई। कल्याण भाई, सर, इन recent Pakistan budget of 13 billion where 7.6 billion deficit amount in present political turmoil and without IMF blessing hand there have any possibility to fill the huge gap in economy। देखें 13.3 बिलियन ट्रिलियन का जो बजट आया, उसमें खाली 7 ट्रिलियन पाकिस्तान की इनकम दिखाई है और 6 पॉइंट सम ट्रिलियन रुपीस डेफिसिट दिखाया है। यानी मसला यह है कि मैं और मेरी बीवी बैठे हैं घर का हिसाब किताब करने के लिए कि अगले 1 साल हमारे, तो मेरी महीने की सपोज 1,000 पाउंड इनकम है, तो मैं कहता हूँ 12,000 पाउंड इनकम है। अब हम खर्चे बता रहे हैं, तो मेरी बीवी कहती है ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा। हम साल का खर्चा लगाते हैं तो 25,000 पाउंड बनता है। इनकम मेरी है 12,000 पाउंड। तो अब हमने खर्चे बना लिए 25,000 पाउंड के, 12,000 पाउंड इनकम। कहाँ से आएंगे 13,000 पाउंड? यही पाकिस्तान ने किया है कि हमारे ये खर्चे हैं। अब क्या है कि जो हमने 7 ट्रिलियन की जो इनकम बताई है ना, तो हमने खर्चों में 7 ट्रिलियन खाली इंटरेस्ट पेमेंट है। जो हमने लोन ली हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें 7 ट्रिलियन इंटरेस्ट पेमेंट है। यानी यूं समझ लें कि हमने जो अपनी इनकम का एस्टिमेट भी बढ़ा चढ़ा के रखा है। हमारी एक्सपोर्ट तो बंद है, हमारी प्रोडक्शन तो है ही नहीं, सिवाय जाहिल और टेररिस्ट पैदा करने के हम कुछ पैदा नहीं करते। तो ये सब इनकम कहाँ से आएगी? हमने बढ़ा चढ़ा के इनकम रखी हुई है, ठीक है। लेकिन वो भी आपने जो 7 ट्रिलियन की इनकम रखी हुई है, वो तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट में चली गई। अब खर्चे, खर्चे में आपने 1.8 ट्रिलियन की डिफेंस बजट रखा है। वो सबसे पहले जो पैसा आता है ना, वो आर्मी ले जाती है, तो आर्मी के आपने दे दिए। इसके अलावा आर्मी के खर्चे और सिविलियन बजट से बहुत हैं। पेंशन जितने रिटायर्ड आर्मी की, वो सिविलियन बजट से जाती है भाई साहब, वो डिफेंस बजट से जानी चाहिए। फिर सिंध में रेंजर्स, वो सिविलियन बजट से उनको पेमेंट होती है। बलूचिस्तान और केपीके में एफसी बिठाई है, वो सिविलियन बजट से होती है। ऑपरेशंस, आज केपीके में ऑपरेशन, आज फला जगह ऑपरेशन, आज पंजाब में ये इस्लामाबाद में फौज बुलाई है ऑपरेशन, रेंजर्स बुलाई है ऑपरेशन, ये सिविलियन बजट से जाती है। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आर्मी लॉन्च करती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई खरीदारी है आर्मी की, वो सिविलियन बजट में डाल देते हैं। और ये जो 1.8 ट्रिलियन आपने इनको दे दिया ना, अब 3 महीने बाद ये बजट पूरा नहीं पड़ेगा, आर्मी का बजट बढ़ाओ, फिर बढ़ता है। तो आपका समझ लें कि अभी जो आपने इनकम 7 ट्रिलियन की दिखाई है, उसमें से आधा तो आर्मी वैसे ही ले जाएगी। बाकी आपने हेल्थ के लिए रखा ही क्या है, एजुकेशन के लिए रखा ही क्या है? 108 बिलियन, 108 बिलियन रुपया आपने इन दो सेक्टर्स के लिए रखा है। 3.5 ट्रिलियन से ऊपर आर्मी ले जाती है, और आपने 108 बिलियन रुपया एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए, वो भी नहीं मिलना। वो भी ऑफिसर्स खा जाएंगे, पॉलिटिशियन खा जाएंगे, टका नहीं मिलेगा।
तो और फिर क्या है, पूरा साल जैसे पिछला साल हमने देखा वैसा ही चलेगा। चाइना के पाँव पकड़ेंगे, आपकी लोन ड्यू है, बढ़ा दें, रीशेड्यूल कर लें, या हम आपको अभी दे देते हैं, अगले दिन आप हमें वापस वो लोन की सूरत में दे दें। वर्ल्ड बैंक से, हम आईएमएफ से। लेकिन ये पिछला साल जैसे चला है ना, ये साल ऐसे नहीं चलेगा। इस साल पाकिस्तान को ऑफिशियली डिफॉल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। हमारा जो अजीम फाइनेंस मिनिस्टर है ना, इसहाक डार, नवाज शरीफ का समधी, वो कहता है कि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स पड़े हैं। आपने ज्यादातर एसेट्स बेच दिए हैं। कई एयरपोर्ट्स, कई बड़े बड़े पार्क, नेशनल पार्क्स, हाईवेज, मोटरवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज तक आपने गिरवी रखे हुए हैं। अब जमीन के अंदर जो चीजें बलोचिस्तान और सिंध के अंदर हैं, गैस, लोहा, सोना, अगर आप कहते हैं कि ये, तो ये तो अभी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और चोरी के जरिए आप कर रहे हैं ना, इलीगली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो लिमिटेड होता है फिर। तो ये है कि पाकिस्तान अब तो डिफॉल्ट होना ही होना है, कि आईएमएफ इस बार बहुत सख्त हाथ रखा हुआ है, और आईएमएफ सुधरने को तैयार नहीं, पाकिस्तान के मतलब भीख देने को आईएमएफ तैयार नहीं है। तो मुश्किल है पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचना। अभिनाथ जी, सर क्या आप फ्रांसीसी भाषा बोल लेते हो? आपने कहा कहाँ से सीखा? सर बेल्जियम में तो डच और जर्मन भी बोली जाती है, क्या आप वो भी बोलते हैं? लेकिन बेल्जियम 56% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है, जिसको फ्लेमिश भी कहते हैं, और 36%, 38% फ्रेंच स्पीकिंग है, और बाकी थोड़ी जर्मन, थोड़ा सा इलाका जर्मन स्पीकिंग है। अब मसला ये है कि ब्रसल्स जो कैपिटल है ना, वो मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग है, और एंटवर्प और गेंट वगैरह हैं वो डच स्पीकिंग है। तो मैं ब्रसल्स में रहा हूँ, तो फ्रेंच मैंने खुद ही हाथ मार मार के सीखी। जब मैं बेल्जियम आया था तो मुझे ज़ाहिर है फ्रेंच नहीं आती थी, अरबिक आती थी। तो ब्रसल्स में बहुत मोरक्कन, अल्जेरियन रहते थे, तो मैंने उनसे कुछ दोस्तियां गाड़ी थी। मैं क्या करता था कि सवाल लिख लेता था, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर इज दिस प्लेस, इस तरह इंग्लिश में। और फिर जहां मौका मिलता था किसी से पूछता था कि इसको फ्रेंच में क्या कहते हैं, तो वो फ्रेंच में मुझे जो बोलते थे ना, मैं वो उर्दू में लिख लेता था प्रोनाउंसिएशन, हाउ आर यू कमा तालेबू, तो मैंने उर्दू में कमा तालेबू लिख दिया। इस तरह मैंने रोज के 25-30 जुमले सीखता था। फिर मैंने फ्रेंच कोर्स किए वहां पे, 2 बार 3-3 महीने के कोर्स किए, तो मैंने फ्रेंच सीख ली थी। मैंने एक डच लैंग्वेज का कोर्स किया जब मैं एंटवर्प में रहता था, तो डच लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है। फिर मैं डच लैंग्वेज एरिया में रहा भी हूँ, जैसे ब्रूज है, गेंट में मैं रहा हूँ, गेंट में मेरी बेटी पैदा हुई है, गेंट डच स्पीकिंग है। फिर मैं हॉलैंड में रहा हूँ, वहाँ मेरा एम्स्टर्डम में बेटा पैदा हुआ है। तो डच भी मुझे थोड़ी बहुत आती है, बहुत थोड़ी। अब तो ज़ाहिर है मैं 11 साल से यहाँ लंदन में हूँ, तो वो भूल भी गया हूँ। तो मुझे फ्रेंच अच्छी आती है। फिर मैं फ्रांस में 2 साल रहा हूँ। फ्रेंच मेरे दोस्त जितने थे शुरू के अजाइलम पीरियड में, वो ज़्यादातर फ्रेंच लोग थे। तो मेरी फ्रेंच फ्रेंच अच्छी है, और मुझे फ्रेंच आती है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे फ्रेंच आती है। मैं फ्रेंच में पूरा ह्यूमन राइट्स का कोर्स पेश कर सकता हूँ किसी के साथ भी। तो फ्रेंच अच्छी है, अरबिक अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, उर्दू अच्छी है। ये 4 ज़बानें मेरी स्ट्रॉन्ग हैं। हिंदी मैंने दुबई में मैंने लिखनी पढ़नी सीखी थी, कि मैंने हिंदी के भी सारे अल्फ़ाबेट याद कर लिए थे, क, ख, ग, ये सब मैंने याद कर लिए थे। तो आज आप मेरे सामने एक जुमला हिंदी में रखेंगे ना, तो मैं बहुत अटक अटक के, जितनी देर में आप पूरा पेज पढ़ लें, इतनी देर में मैं एक 2-3 वर्ड्स पढ़ सकता हूँ। मुझे वो जो अल्फ़ाबेट्स है ना, उसकी थोड़ी बहुत समझ है, मतलब काफ़ी हद तक समझ है। सारे अल्फ़ाबेट मुझे पता है, क, ख, ग, म, न, ल, सब मुझे पता है क्या है ये। लेकिन उनको जोड़ के पढ़ने में तकलीफ होती है। मैं लिख भी बहुत मुश्किल से लेता हूँ हिंदी। पंजाबी मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं पंजाबियों में रहा हूँ। सिंधी काफ़ी हद तक आती है। गुजराती मैं समझ तकरीबन पूरी लेता हूँ, बोलने में बहुत तकलीफ होती है, और मेमनी मेरी मदर टंग है। तो ये है।
जर्मन मुझे नहीं आती, खाली गिनती और तो थोड़ा, क्योंकि मेरी बेल्जियम में जब टूरिस्ट एरिया में बुटीक थी, तो हम बेल्जियन बियर, बेल्जियन चॉकलेट और सुवेनियर्स वगैरह, तो टूरिस्ट आते थे, तो स्पेनिश, जर्मन की गिनती विनती हमने सीखी हुई थी, तो वो सब दुकानदारी की हद तक कर लेते थे। लेकिन मेरी फ्रेंच, हाँ मैं फ्रेंच सिटीजन हूँ, और मैं फ्रांस की एम्बेसी में भी मुझे कोई काम से जाना होता है, तो जाहिर है वहां पे आप इंग्लिश में थोड़ी बोल सकते हैं, आप फ्रेंच नेशनल है, तो फ्रेंच आती है। Auna Anita, will Pak army completely crush PTI? कर दिया ना भाई, अब क्या बचा है? इमरान खान ही बचा है ना भाई। तो इमरान खान के लिए भी पूरा घेरा तैयार है। वो हाशर लड़का है जिसने आग लगाई थी कोर कमांडर के घर पे, उसने बयान दे दिया आर्मी कोर्ट में, उसका केस आर्मी कोर्ट में बयान दे दिया कि इमरान खान के कहने पर हमने किया था। इमरान खान के खिलाफ भी तकरीबन मामला तैयार है। क्रश करने में बचा क्या है? हर्ष श्री जी, राहुल गांधी मोदी जी से इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उन्होंने अचीव किया है वो गांधी फैमिली ने में किसी ने नहीं किया, ना करेगा। वन इज यूएसए कांग्रेस स्पीच। जी थैंक यू हर्ष जी, आपने सवाल नहीं पूरा जवाब ही बता दिया। पवन कुमार जी, सर व्हाट आर योर व्यूज ऑन 72 हुरे ट्रेलर? देखें, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इसका सारा क्रेडिट विवेक अग्निहोत्री जी को दूंगा कि उन्होंने हिम्मत की, ताशकंद फाइल बनाई, जो कि कमर्शियली इतनी हिट नहीं गई, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करके कश्मीर फाइल्स बनाई। ये बड़ी बात होती है। चॉकलेट, हेट स्टोरी सीरीज की फिल्में इनके पास थी, एक अच्छे माने हुए डायरेक्टर थे, उनको पता था कि जिस लाइन पे ये चल पड़े हैं अब कश्मीर फाइल्स वगैरह के लिए, इसके बाद बॉलीवुड में इनके लिए एवेन्यूज बंद हो जाएंगे। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की, और फिर कश्मीर फाइल्स की सक्सेस ने ये बताया कि आज का व्यूअर है ना, जो इंडियन व्यूअर, वो सच देखना चाहता है। तो फिर हिम्मत हुई लोगों को। फिर इसके बाद कंटारा आई, फिर ये आई जो सीरियन, क्या केरला केरला स्टोरी, इसने तो हिला के रख दिया ना, कि इसमें भी बहुत ही हिम्मत की बात है। और अदा शर्मा, एक टॉप क्लास हीरोइन के लिए अपने कैरियर के लेवल पे रिस्क लेना बड़ी बात होती है यार। और इस पूरी कास्ट को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को नमन है कि उन्होंने हिम्मत की। तो अब इसके बाद लाइन लगी हुई है। अब पता है कि लोग सच सुनना चाहते हैं। एक जमाना था कि लोग, टीपू सुल्तान के ऊपर फिल्म आए तो उसमें आपने एक जबरदस्त हाई क्लास बादशाह दिखाना है टीपू सुल्तान को, जो बहुत हमदर्द था, बहुत ही रहम दिल था और भारत का सोचता था, वो दिखाना पड़ता था। क्योंकि तब लोग, झूठ की दुनिया में मुसलमानों ने और कांग्रेस ने आपको रखा हुआ था, तो आपको वही देखना पसंद था। आज वो जमाना नहीं है। आज दुनिया कहती है कि असल टीपू सुल्तान दिखाओ भाई, हमें योद्धा अकबर वाला, अनारकली वाला अकबर जो मुगले आजम वाला है वो नहीं देखना, वो फेक है, वो आपने जबरदस्ती का बनाया हुआ है, हमें असल अकबर दिखाओ। तो अब हिम्मत हुई है लोगों की। अब लोग सच दिखाना शुरू किया है, जो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। और मुसलमानों की जो लिखारी मुसलमान हैं, कम्युनल लिखारी, राना अयूब, अरफा खानम टाइप के, जुबैर टाइप के मुसलमान कम्युनल लीडर्स, मुसलमान मुल्ला लीडर्स, अजमेर की जो दरगाह वाले हैं, दूसरी दरगाहों वाले हैं, जामा मस्जिद वाले हैं, उन लोगों की मैया मर गई है कि अब सच बिक रहा है। सच बिकना का मतलब इनका झूठ एक्सपोज हो रहा है। अब 72 हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज से चले, आप इस्लाम से शुरू करें, 1400 साल से आज तक किसी ने आके ये बताया है कि मैं मर गया था और मैं वहां पे जन्नत में गया था, वहां 72 हो रही थी? किसी ने जन्नत देखी है?
क्या ऐसे ही एक तसव्वुर में आपने वो बना दिया है? और वो तो 72 हूरें एक लालच है अपना प्रोग्राम देने की। अब एक मिसाल है कि एक कॉर्पोरेट है, एक कंपनी है, उसमें सेल्स की टीम है 4 आदमियों पे। उनका बॉस कहता है कि हाँ भाई, आपने 100 करोड़ की सेल करनी है इस साल, ये हमारे प्रोडक्ट की। आपने अगर 200 करोड़ की सेल कर दी ना, तो हम आपको थाईलैंड में भेजेंगे 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए। वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होंगी, वहाँ शराबें होंगी, वहाँ पे ये सब कंपनी की तरफ से होगा, आप अय्याशी करें। तो ये भ्रम नहीं है, ये तसव्वुर इमेजिनेशन नहीं है। है थाईलैंड एक जगह, वहाँ पे होता है ये सब। कंपनी भेज भी सकती है अगर आपने कंपनी के टारगेट को डबल अचीव कर लिया तो। यहाँ पे क्या है कि आरिफ अजा क्या है ना, ये काफिर हो गया यार। ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है। जो इसको मारेगा ना, वो जन्नत में जाएगा और जन्नत में उसको 72 हूरें मिलेंगी। जन्नत में इंटरकोर्स का टाइम जो है, वो कई घंटों का है। जन्नत में हूर की डिस्क्रिप्शन ये है। और जिस घास पे वो ये काम कर रहा होगा, वहां खुशबुएं, फूल, माहौल अच्छा होगा। और यहाँ एक तरफ नदी है, वो शराब की है, बेहतरीन शराब, जो आपने दुनिया में कहीं नहीं पी होगी। एक तरफ नदी है, ये दूध की नहर है। ये दूध की नदी में ऐसा दूध होगा जो दुनिया में आपने कहीं नहीं पिया होगा। और यहां से जो नदी बह रही है, ये शहद की नदी है। ये हकीकत है, बताया गया है ये हमें हदीसों कुरानों में यही चीजें बताई गई हैं। और सामने आपका महल होगा जो मोतियों से और हीरों से बना हुआ होगा, और दुनिया की बेस्ट फूड आपके पास रखी होगी। अब ये आज की दुनिया में आप किसी को तसव्वुर दें कि हम आपके सामने ये रखेंगे, तो वो हर काम करने को तैयार नहीं हो जाएगा। तो ये तसव्वुर में पेश किया जाता है। तो 72 हूरों पे भी एक फ़िल्म बन रही है। मैंने इसका अभी तक ट्रेलर नहीं देखा, लेकिन धूम मची हुई है इसकी। फिर अजमेर 92 वाली फ़िल्म भी आ रही है। बड़ी चीज़ें आ रही हैं भाई। अब तो लोग सच सुनना चाहते हैं। अब ये जो मुसलमान हैं ना, जो गलत किस्म के मुसलमान, मेरी तरह के लोग आ जाए ना सामने कि भाई हाँ, ये गलतियाँ हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करो अपने पुरखों की। ऐसे हैं मुसलमान बहुत सारे, लेकिन बाकियों की तो कमबख्ती आ रही है। अभिनाभ जी, आपको इतनी सारी भाषाएँ आती हैं, और सर मैं यहाँ उर्दू अल्फ़ाबेट ठीक से याद नहीं कर पा रहा। आपने आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई सर। भाई हमने एक तो देखें, बचपन सऊदी अरब में गुज़रा तो सऊदी अरब अरब वहाँ पे अरब ज़बान सीख ली। फिर वहाँ पे जॉब की रियाद बैंक में। उस वक़्त नया-नया वर्ड प्रोसेसर आया था, कंप्यूटर था स्क्रीन, और उसमें सिर्फ़ हम लेटर टाइप कर सकते थे, वर्ड प्रोसेसर होते थे, माउस वग़ैरह नहीं होता था। तो मैं सऊदी अरब के रियाद बैंक के 6000 का स्टाफ था। 6000 लोगों में आई वाज़ द ओनली वन जो अरबिक इंग्लिश वर्ड प्रोसेसर दोनों यूज़ कर लेता था। वो ज़ाहिर है मैं वहाँ पे रह के ये सब चीज़ें सीखी थी। उर्दू पाकिस्तान में मार-मार के सिखाई गई, इंग्लिश स्कूलों में सीखी, मेमनी मदर टंग है। फिर आगे ज़िंदगी ने चीज़ें सिखाई। पंजाबियों में मैं बेल्जियम में बहुत रहा, पंजाबी सीखी। बेल्जियम में 20 साल गुज़ारेंगे आप फ्रेंच सोसाइटी में, इतनी तो फ्रेंच वहाँ के जाहिल से जाहिल लोग सीख लेते हैं। बाकी डच और जर्मन और ये थोड़ी-थोड़ी सीख ली। गुजराती, ज़ाहिर है हमारी मेमनी ज़बान है ना, जो मेरी मदर टंग, वो सिंधी और गुजराती का मिक्सचर है एक तरह से देखा जाए तो। तो मैं सिंधी भी बगैर, मैंने कभी सीखी नहीं सिंधी और गुजराती, लेकिन मैं समझ लेता हूँ इसलिए कि वो हमारी मेमनी ज़बान से काफ़ी करीब है। लेकिन थैंक यू वेरी मच अभिनाभ जी। नज़ीर खान, सर व्हिच रिलिजन डू यू फॉलो? ह्यूमैनिटी। कल्याण कल्याण गुशेत जी, Pakistan humiliations will never ending. In Turkey, Shehbaz Sharif distorted his own image as PM on diplomatic visit. In Paris, where Bajwa faced humiliation, where the Afghan guy just showed the mirror. जी बिल्कुल कल्याण भाई, आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपकी ये बात थी, बिल्कुल हर चीज का जवाब आपने खुद बता दिया।
बस सिर्फ एक चीज पे मैं डिफर करूंगा कि शहबाज शरीफ ने अपनी इमेज डिस्टोर्ट नहीं की, इसकी इमेज पहले भी यही थी। शहबाज शरीफ को सब लोग स्टूपिड ही मानते हैं। आपने इसकी, जब वो चीफ मिनिस्टर था तब की वीडियोस नहीं है, तकरीर करता है, यूं माइक गिरा देता है, यूं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये ओवर एक्टिंग करता है। और वहां पे आम बेच रहा था, सॉरी टू कुछ लोगों को बुरा लगेगा, वहां पे किसी ने मीम बनाया है कि ये आम यूं करके बता रहा था उसको, अरबजान को, अगर वो केले लेके गया होता तो कैसे बताता। ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लोग नहीं है। आर्मी ऐसे ही लोगों को लाना चाहती है ताकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की इमेज अच्छी ना जाए। ऋषिकेश हरिदास जी, धन्यवाद भाई। थॉट ऑन शोएब जामईज बीटिंग ऑन लाइव टीवी। जी, तो शोएब जामई ने जो बातें की हैं इसके बाद तो उसका बीटिंग ही नहीं बनती, इसका बहुत कुछ बनता है। इसको मैं देखें वायोलेंस के खिलाफ हूं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसको बांध के चौराहे पे बिठा दिया जाए और हर आदमी खाली इसके सर पे यूं चपत मार के गुजरता जाए, बस थूको इसके ऊपर। इसकी बातें ऐसी हैं। ये बात जो नूपुर शर्मा ने या काजल हिंदुस्तानी ने की थी उससे बहुत ऊपर की है जो इसने की, पूरे देश के खिलाफ, पूरी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ। कहीं से कोई आवाज उठी कि इसको बंद करो, इसको सर तन से जुदा करो, किसी किसी लिबरल सिक्युलर, किसी मुसलमान, किसी ने आवाज उठाई? और नमन है, सलाम है सबू ही मेरी बहन, आपने जो किया दिल खुश कर दिया। और एक मुसलमान ने ये किया ना शोएब जामई के साथ, वो और दिल खुश कर दिया। हिंदुओं को सबक सीखना चाहिए। अगर आप अपने धर्म का, अपने देश का दिफा नहीं कर सकते ना भाई, तो आप फिर एक्सपेक्ट ना करो कि कोई और आके करेगा भाई। हमारे एक दोस्त है इंग्लैंड में, वो बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि हिंदू एकता, सनातन एकता। और उनके भाषण आप जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हिंदुओं को अब निकलना होगा, हिंदुओं को ये करना होगा, हिंदुओं को वो करना होगा। अभी इन्होंने एक पोस्ट की कि हम लोग सेल्फियां लेना बहुत पसंद करते हैं, हम सेल्फी में ही रह जाएंगे, हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते। और सबसे ज्यादा सेल्फियां ये लगाते हैं, रोज लगाते हैं, ऑलमोस्ट डेली। ये कहीं वाइन पकड़ के खड़े हैं, कहीं पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं, कोई इंडिया से सेलिब्रिटी आ जाए उसके साथ 15 सेल्फियां लेके लगाएंगे। खुद चले गए इंडिया तो रोज किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, सेल्फियां लगा रहे हैं। यहां यकीन मानेंगे एवरेज वीक का एक सनातन एकता ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे। जो आता है ना वो कहता है मैं सनातन का काम लेके चलूं, बजाय इसके कि सब मिल के चलें। तो हिंदुओं को भाई मुसलमानों से कुछ तो सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बहुत नुकसान उठाओगे फिर। अभिनाथ जी, सर मुझे हिंदी और इंग्लिश अच्छे से आती हैं, स्पेनिश अभी सीख रहा हूँ रामाकृष्ण मिशन से। आगे आपके हिसाब से क्या सीखना चाहिए, फ्रेंच या अरबिक? कौन सी भाषा ज्यादा कैरियर में हेल्प करेगा? अभी जी डिपेंड करता है कैरियर क्या है आपका। कैरियर के हिसाब पे है ना। अगर आपका कोई कैरियर किसी यूरोपियन कंट्री से या जापानीज या अरबिक कंट्री के करीब है या उनके साथ जुड़ा हुआ है तो फिर आपको वो लैंग्वेज वो लगेगी। अगर आप भारत के अंदर किसी उसमें हैं तो फिर आप जिस स्टेट में वो कर रहे हैं, जैसे मराठी है या बंगाल की बंगाली है या फिर संस्कृत है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस, आपके फील्ड में किस लैंग्वेज की ज्यादा मांग है। और अगर आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप सीखना चाहते हैं तो भी डिपेंड करता है कि आप क्या है आगे। अगर आप भारत से बाहर जाना चाहते हैं तो किस देश की तरफ जाने की आपकी इच्छा है, तो वो आपको इंटरनेशनली देखा जाए तो तीन बड़ी लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक। सबसे ज्यादा देशों की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। या एक नेशनल लैंग्वेज होती है, एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज होती है। जैसे भारत में हिंदी के बाद इंग्लिश है, पाकिस्तान में उर्दू के बाद इंग्लिश है, ऐसे। तो इंग्लिश यूनिवर्सल है एक तरह की। फ्रेंच
कई देशों की नेशनल लैंग्वेज है, अफ्रीकन कंट्रीज की कई जगहों पे, कई देशों की सेकंड लैंग्वेज है। कनाडा में मॉन्ट्रियल स्टेट है, वहाँ फ्रेंच बोली जाती है, तो फ्रेंच की अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर स्पेनिश पूरे साउथ अमेरिका में बोली जाती है, अमेरिका की सेकंड लैंग्वेज है। तो ये अरबिक 17-18 देशों की नेशनल लैंग्वेज है। तो ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपका फील्ड के हिसाब से आपने डिसाइड करनी है कि कौन सी लैंग्वेज आपके काम आएगी। अब जैसे मैंने तो कभी नहीं सोचा था फ्रेंच सीखने का, ये तो मैं बेल्जियम में आके बैठा। मैं तो पाकिस्तान से जब चला था यूरोप के लिए, तो हॉलैंड जर्मनी वीजा था और हॉलैंड मेरी डेस्टिनेशन थी। तो जर्मनी से मुझे किसी ने उठाया था और उस वक्त बॉर्डर होते थे, शेंगन नहीं आया था अभी। तो मुझे बॉर्डर क्रॉस करा के हॉलैंड में छोड़ दिया था, एम्स्टर्डम में। वहां मुझे मशवरा मिला कि बेल्जियम में अजाइलम मिल जाती है, वहां पे सेटलमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैंने ट्रेन पकड़ी, बेल्जियम चला गया। तो वहां फिर मेरी लाइफ शुरू हुई, तो मेरे को फ्रेंच सीखनी पड़ी। इस तरह लैंग्वेज का डिपेंड करता है। थैंक यू गिल साहब। कूल कैट सर, इफ यू आर फ्रेंच सिटीजन, यू आर सेटल्ड इन इंग्लैंड नाउ, सिंस हाउ मेनी इयर्स यू आर इन इंग्लैंड? देखें, मैं 11 साल हो गए मुझे इंग्लैंड में। 2012 में आया था मैं। और उस वक्त ब्रेग्जिट नहीं हुआ था, इंग्लैंड अभी यूरोप से अलग नहीं हुआ था। तो एज ए यूरोपियन सिटीजन कोई भी इंग्लैंड में आकर रह सकता था, तो 100 आ गए। ब्रेग्जिट जब आया तो ब्रेग्जिट में ये रखा गया था कि जो 5 साल से रह रहे हैं ना, या इससे ज्यादा से इंग्लैंड में यूरोपियन सिटीजन, उनको सेम राइट्स मिलेंगे। तो हम लोगों को ऑलरेडी उस वक्त 7-8 साल इंग्लैंड में हो गए थे। तो मेरे बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में पढ़ते थे, तो इसलिए हमें सेम राइट्स, हमें रेसिडेंस परमिट मिल गई यहाँ की, यूके की। और हम यहाँ पे इक्वल सिटीजन के तौर पर रह रहे हैं। नेशनलिटी हमने अपनी फ्रेंच रखी है। मेरी वाइफ की नेशनलिटी फ्रेंच नहीं हो सकी थी, क्योंकि शादी के बाद हम 5 साल कहीं एक जगह टिक के रहे नहीं। और फ्रेंच नेशनलिटी के लिए आपको एक जगह 5 साल पूरे हो जाएं, इसके बाद आप फ्रेंच नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके पास वही पाकिस्तानी पासपोर्ट था, वो भी हम रिन्यू नहीं करा पाते थे, तो ट्रैवलिंग का मसला था। तो इंग्लैंड में जब हमें 5 साल पूरे हो गए ना, तो हमने ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई कर दी। मेरे वाइफ के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। बेल्जियम में मैं 90 में आया और वहां पे 20 साल रहा। इस दौरान 2 साल में फ्रांस में रहा। तो मैंने फ्रेंच नेशनलिटी, मेरे पास एक कैटेगरी थी जिसके तहत मैं फ्रेंच नेशनलिटी अप्लाई कर सकता था, मैंने अप्लाई की। तो मुझे बेल्जियम में ही 96 में फ्रेंच नेशनलिटी मिल गई थी। बेल्जियम में ब्रसल्स में फ्रेंच एम्बेसी में जाके मैंने अपनी नेशनलिटी की सर्टिफिकेट ली थी और पासपोर्ट वहां से इशू कराया था। तो मैं 96, कितने 27 साल हो गए मुझे फ्रेंच सिटीजन हुए हुए। तो मैं एज ए फ्रेंच सिटीजन यहाँ पे रह रहा हूँ। यूरोप में मुझे 33 साल हो गए, 90 में मैं आया हूँ। और इस दौरान 2 साल के लिए पाकिस्तान गया था मेयर बन के, तो इस बाकी 31 साल कंटिन्यूस यहाँ पे रहा हूँ। और पाकिस्तान छोड़े हुए मुझे 39 साल हो गए। 84 में पाकिस्तान छोड़ा था। 3 साल सऊदी अरब में रहा, फिर 1 साल पाकिस्तान, फिर 1.5 साल दुबई में रहा, फिर कुछ महीने पाकिस्तान, फिर 90 में यूरोप आ गया था। मेरा ख्याल है हरिदेव भट्टाचार्य जी का आखिरी सवाल ले लेते हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। पीएम मोदी विजिटिंग यूएस, योर टेक। देखें, पीएम मोदी की यूएस ट्रिप को सबोताज करने की पूरी कोशिश की है कांग्रेस ने। राहुल गांधी इस नियत से गए थे कि उनको वहां पे यूएस कांग्रेस, यूएस फॉरेन मिनिस्टर और मिलेंगे, और मैं वहां पे मोदी जी का सत्यानाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसी ने घास नहीं डाली, सिवाय पाकिस्तानी और आईएसआई ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके प्रोग्राम किए। इवन इनको किसी इंडियंस ने भी घास नहीं डाली। जब आपके पास अगर इंडियन डायस्पोरा आपकी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस कराता ना, तो आपकी वैल्यू बनती। आपकी तो कॉन्फ्रेंसेस ही पाकिस्तान की आईएसआई और जमात इस्लामी की अम्ब्रेला की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिकन इंडियन काउंसिल, अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वो औरतें और मर्द चलाते हैं, जो उधर अटैच्ड हैं जमात इस्लामी के एनजीओस के साथ और आईएसआई के एनजीओस के साथ। तो समझ में आता है कि राहुल गांधी का तो ट्रिप फेल है। अमेरिका मोदी जी जाएंगे,
तो क्या शान होगी ये आप देखिएगा। जब पूरी अमेरिका की कांग्रेस और सेनेट खड़े होके अगर 5 मिनट तक तालियां ना बजाएं, तो आप मेरे लाइव प्रोग्राम में आके मुझे गालियां दीजिएगा। जब मोदी जी वहां पे स्पीच करेंगे सेनेट और कांग्रेस के जॉइंट सेशन से, और अगर स्टैंडिंग ओवेशन ना मिले तो मुझे बताइएगा। मोदी जी की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है ना, वेस्ट में खास तौर पे, वो किसी नॉन वेस्ट कंट्रीज के लीडर को आज तक नहीं मिली, किसी को भी। सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लोग जाते हैं तो वो एक ही लोग हैं, एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं, एक ही इनका माइंडसेट है, एक ही इनकी आइडियोलॉजी है। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज है ना, एशिया के, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, इनके किसी लीडर को आज तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो अमेरिका में या वेस्ट में जो मोदी जी को मिली हुई है। मोदी जी एक हिस्टोरिकल लीडर हैं। भारत की ये खुशकिस्मती है कि उनके साथ मोदी जी जैसा लीडर जुड़ा हुआ है, और मोदी जी ने भारत के लिए ऑनेस्टली बहुत कुछ किया है। तो मैं समझता हूं कि ये ट्रिप अभी अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर आए थे भारत, और पाक भारत मोदी जी के दौर में एक चीज जो करता है ना वो कभी नहीं हुई, वो ये होती है कि हम बहुत ज्यादा डिफेंस मटेरियल खरीदते हैं। पहले तो बहुत खरीदते थे, वो खरीदते थे जो हम बना सकते थे, वो भी बाहर से खरीदते थे। बंदूक की गोलियां, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बाहर से आती थी, अब नहीं आती। अब सारी चीजें यहाँ बनती हैं। लेकिन वो चीजें जो बाहर से बड़ी खरीदते थे, वो फोर्स गन्स हैं या गुस्ता हेलीकॉप्टर हैं, ये वो खरीद लेते थे। उनकी रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ होता था, सब कुछ। अब हम कह रहे हैं कि भाई साहब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, आप हमें रफाइल जहाज दे रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी भी दो, और हमारे स्टाफ को ट्रेन करो ताकि हम इसकी रिपेयरिंग अपग्रेडिंग हम खुद कर लिया करें। तो इसी तरह अमेरिका के कुछ जेट्स के जो इंजन की बात है, वो भारत ने कहा है कि यहाँ मैन्युफैक्चर करो भाई, हम आपसे खरीदना तो चाहते हैं लेकिन ये हम खरीदेंगे अगली बार हम खुद बनाएंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो मोदी जी के इस ट्रिप में कई चीजों की डेवलपमेंट होगी, कई चीजों पे प्रोग्रेस होगी, क्योंकि बाइडेन के आने के बाद थोड़ा जो गर्मा गर्मी हमारी ट्रम्प के साथ हम बहुत जबरदस्त क्लोजनेस और ये हो गई थी ना, वो बाइडेन के आने के बाद थोड़ी सी, क्योंकि बाइडेन की पॉलिसी अमेरिका के लिए बहुत नुकसान दे रही, जैसे सऊदी अरब के हवाले से, जैसे इंडिया के हवाले से ठंड पड़ गई थी थोड़ी। अब वो उम्मीद है कि इस ट्रिप में अमेरिकन ऑथोरिटीज कोशिश करेगी कि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा मामलात को आगे बढ़ाए जाएं, क्योंकि अमेरिका की एशिया में बहुत सारी डिजाइन्स हैं, और अमेरिका का ये था कि पहले पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका बहुत खेलता था। अब अमेरिका को नजर आ गया है कि पाकिस्तान में दम नहीं है, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो हमारा पार्टनर बने। तो ठीक है, हमारा एक बैठा हुआ है, उसको बिठा के रखो, लेकिन इंडिया को एज ए पार्टनर कोशिश कर रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं इस ट्रिप के साथ। एनीवे, अमेरिका के आप बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि उनका कहना कुछ होता है, पीछे उनका कुछ और होता है। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन दुनिया के कई मुल्कों में पैदा किए हैं। अभी इनका लेटेस्ट सद्दाम हुसैन जेलेंस्की है, और अमेरिका को पता है कि मोदी इज नॉट सद्दाम हुसैन। तो राहुल गांधी सद्दाम हुसैन बन सकता है, मोदी नहीं बन सकता। लेकिन अमेरिकन अथॉरिटीज ने यह भी देख लिया है कि राहुल गांधी की औकात नहीं है कि वो 1.5 बिलियन लोगों का प्राइम मिनिस्टर कहलाए, उसका इतना कैलिबर नहीं। ये है मेरी अमेरिका और इंडिया के हवाले से। अजीज दोस्तों, आप सबकी मोहब्बत का धन्यवाद। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।